हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस टॉपिक्स में बात करें, इंडियन हिस्ट्री हम स्टार्ट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में समझेंगे, जलियांवाला बाग मैसेकर, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट समझेंगे और लास्ट में हम खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और बाकी हम कल से कंटिन्यू स्टार्ट कर देंगे। अभी तक अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं इंडियन हिस्ट्री की तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन हिस्ट्री की, वहाँ पे कई सारी वीडियो सीक्वेंस में है, आप जाके सब कुछ देख सकते हो। आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स के नाम पे, वहाँ पे जाके ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर हम क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, आपके वो काम आने वाली है। स्टार्ट करते पहले हम आज की इस वीडियो को, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। ये क्या था 1919 का। हमने गांधी ने एरा स्टार्ट कर लिया था। गांधी जब यहाँ पर आए थे, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, खेड़ा मूवमेंट हुआ था, अहमदाबाद मिल मूवमेंट, वो सब कुछ हमने समझ लिया। अब हम उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कि गांधी जी के टाइम पर और क्या हो रहा था जब वो इंडिया में आ चुके थे। पहले हमने बात की रॉलेट एक्ट की 1919। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। अब सबसे बड़ी बात समझो कि रॉलेट एक्ट था क्या, इसका नाम रॉलेट एक्ट क्यों है। एक्चुअली में जिसका सही नाम था वो रॉलेट एक्ट के बजाय सही नाम क्या था? अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, ये इसका सही नाम था। सही नाम भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहते हैं, समझते हैं कि सिर्फ रॉलेट एक्ट इसका नाम है, उन्हें इस नाम के बारे में पता ही नहीं होता। तो आपको सबसे पहले इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। पूरा नाम क्या है? ये अनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919, याद रखना ये इसका पूरा नाम है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हुआ क्या था। जब ये रॉलेट एक्ट आया था उस टाइम इंडिया में वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था उस टाइम इंडिया में वायसराय था। इतना आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे क्या हुआ था, ऑप्शन दे देगा। ये जब रॉलेट एक्ट पास किया गया था तब इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इतना आपको याद रहेगा। अब ये था कि एक्चुअली में इससे पहले भी एक कानून आया था 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था। आपको पता है वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो जो ब्रिटिश की बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें, वो तो वर्ल्ड वॉर में बिजी थे। अब इंडिया पे भी वो हुकूमत कर रहे थे अपने। अब इंडिया की तरफ से एक तो वो वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं, ऊपर इंडिया से भी रिवॉल्यूशनरीज आगे आएंगे, तो वो एक तरफ वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं, ऊपर इंडिया से भी लड़ना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए उन्हें कुछ एक्ट्स निकाले थे, कुछ कानून निकाले थे। उनमें से एक कानून था जो कि ख़त्म हो रहा था इस टाइम पीरियड पर। अब अंग्रेज़ों को यह था कि इनको दोबारा से हमें प्रेशराइज करना है, दोबारा से डोमिनेट अपना वहाँ पर स्थापित करना है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो रॉलेट एक्ट लेके आते हैं। रॉलेट एक्ट क्यों इसको हम बोलते हैं, इसका नाम फेमस रॉलेट एक्ट क्यों है? क्योंकि जो उस टाइम पे जस्टिस था वो कौन था? सिडनी रॉलेट। नाम पूरा है जस्टिस सर सिडनी रॉलेट, बट मैं सर नहीं लगाने वाला यहाँ पे, मैं जस्टिस सिडनी रॉलेट बोलूँगा। कौन था जस्टिस उस टाइम पे? सिडनी रॉलेट। तभी रॉलेट एक्ट आप पढ़ते हो। इस एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया? सिंपली कह दिया कि आप क्या कर सकते हो, बिना किसी वारंट के किसी के घर में भी छापामारी कर सकते हो, किसी के भी घर में घुस सकते हो, वहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि इसके घर में है कोई पैम्पलेट पड़ा हुआ जहाँ पे भारत छोड़ो चलो बाद में आया था, या इनकलाब जिंदाबाद के नारे के जहाँ पे पोस्ट लग रहे हैं, कुछ ऐसे जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ है, आप उन लोगों को उठा के जेल में डाल दो। तुम बिना सर्च वारंट के किसी के घर में भी जाकर छापेमारी कर सकते हो। और कैसी बातें करके तुम किसी को भी पकड़ सकते हो, बिना ट्रायल के किसी को भी 2 साल तक तुम जेल में डाल सकते हो। कोई कुछ नहीं पूछना, कोई वारंट निकाल, सीधे उठाओ और जेल में डाल दो। ये काम करो, 2 साल तक तुम जेल में डाल सकते हो किसी को। इस तरह के कानून पास कर दिए गए ताकि इंडिया वाले जो लोग हैं, जो इंडिया के रहने वाले हैं, वो हमारे खिलाफ ना आ सकें। जब उन्हें इस एक्ट के बारे में पता लगेगा वो डर जाएंगे। वो घर में कुछ ऐसा सामान नहीं रखने वाले जिससे अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम होगी। घर में वैसा सामान नहीं रखेंगे, वैसी बातें नहीं करेंगे। अगर वैसी बातें करें तो अंग्रेज़ उठा के ले जाएंगे। ये डर फैलाने के लिए एक्ट पास करा गया था। अब इसे गांधी जी के द्वारा ब्लैक एक्ट भी कहा गया था। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एक्ट है, कौन सा कानून है जिसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। तो ऑप्शन में रॉलेट एक्ट रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब गांधी जी वहाँ पे इंडिया में था ही थे। हमने गांधी नहर के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सत्याग्रह की, अब गांधी जी का आपको पता है कि नॉन वायलेंस है भाई, लड़ाई झगड़े नहीं करने। तो सत्याग्रह पहले भी करा था, फिर से सत्याग्रह स्टार्ट कर लेते हैं। सत्याग्रह की डिमांड कब उठाते हैं? आवाज़ उठाते हैं 6 अप्रैल 1919 को। हड़ताल वगैरह भी करवाते हैं वहाँ पे 6 अप्रैल 1919 को। 2 दिन के बाद को जेल भी रहती है गांधी जी को। ठीक है, ये हो गया सत्याग्रह का सिस्टम। गांधी जी ने सत्याग्रह की कॉल उठाई थी। ये उन्होंने एक्ट की पास किया है। ये पास किसने करा था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास करा, दिल्ली में पास करा था 18 मार्च 1919। 18 मार्च 1919 को क्या हुआ था, जो ये रॉलेट एक्ट है पास कर गया था जस्टिस सिडनी रॉलेट के द्वारा। और फिर सत्याग्रह की डिमांड रही थी। उसके कुछ दिनों के बाद अप्रैल 6, 1919 की बात करें, गांधी जी सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं।
अब होता गया इस टाइम पीरियड पे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मौलविया, इस तरह के जो लीडर्स उस टाइम पे रहे होते हैं वो सारे अपने अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर देते हैं इसका विरोध करने के लिए। किसका? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। अब ये सब चल रहा होता है, बीच में क्या होता है, पंजाब की बात करें, पंजाब में बहुत खतरनाक मतलब दंगे वगैरह कह सकते हो, इस तरह का सिस्टम वहाँ पे चल रहा होता है। 10 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल को सत्याग्रह की गांधी जी ने बात करी है। 10 अप्रैल 1919 को क्या होता है, अंग्रेज़ क्या करते हैं, इसी रॉलेट एक्ट के चलते हुए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इनको अरेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों ऐसे लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे पंजाब में, जिनकी बात हर कोई मान रहा था उस टाइम पे। ये ऐसे लीडर्स थे और अंग्रेज़ों ने देखा कि ये इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ ना कुछ पंगा करवाएंगे, इनको डालते जेल के अंदर। तो इन दोनों लीडर्स को यहाँ पे जो मैं पाकिस्तान बोलने लगा था, जो इन दोनों लीडर्स की बात करें, इन दोनों को अंग्रेज़ क्या करते हैं, अपने रॉलेट एक्ट के चलते जेल में डाल देते हैं। अब जब इनको भी जेल में डाल दिया, अब ऑब्वियस ही बात है, किसी ऐसे लीडर को तुम जेल में डाल रहे हो तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करने आएंगे, दंगे वगैरह होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट होता है। कि जलियांवाला बाग इसी का रीज़न होता है। जो जलियांवाला बाग हुआ था ना, वो इसी इंसिडेंट का रीज़न था कि जलियांवाला बाग हुआ था। अब ये सब चल रहा होता है। 10 अप्रैल को तो ये हो जाता है और 11 अप्रैल को पंजाब की बात करें, वहाँ पे मार्शल लगा देते हैं, मतलब आर्मी वगैरह को सौंप दिया जाता है। ये सब कुछ झगड़े वगैरह चल रहे होते हैं, आगे जलियांवाला बाग भी पढ़ेंगे, बट इससे जुड़ी कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी जो है वो 18 अप्रैल को अपना सत्याग्रह वापस ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे झगड़े वगैरह दंगे बहुत ज़्यादा हो गए तो गांधी जी को पसंद नहीं था। तो 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी जो है वो सत्याग्रह की डिमांड जो थी वापस कर लेते हैं कि हमें सत्याग्रह नहीं करना, यहाँ पे झगड़े वगैरह बड़े हो रहे हैं। और लास्ट में 3-4 साल के बाद 1922 में क्या होता है, रॉलेट एक्ट को वापस कर लिया जाता है। 1919 में लागू किया था और 1922 को वापस ले लेते हैं। रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो रॉलेट एक्ट है वो समझ आ गया होगा। उसके साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हैं। आपने अगर अभी तक विजिट नहीं करते तो विजिट ज़रूर करें। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स के नाम से है, इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव वाइब्स 222 जाकर फॉलो ज़रूर करना, विजिट ज़रूर करना। और आज की वीडियो का टारगेट हमारा फिर से 3000 लाइक्स का है। अभी तक हम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को शेयर कीजिए और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। आगे चलते हैं। रॉलेट एक्ट आपको समझ आ गया होगा। फेमस जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की बात करते हैं वो समझते हैं क्या है। इसकी डेट की बात करें 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि बैसाखी का त्यौहार था, उस दिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने क्या कहा, 10 अप्रैल को क्या होता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की बात करें, उनको अरेस्ट कर दिया, जेल में डाल दिया। 11 अप्रैल को मार्शल लॉ पे लगा दिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुम मिस्टर जो प्रोमिनेंट लीडर को तुम जेल के अंदर डाल दो और कोई सभी लोग वहाँ पे चुप रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सबने वहाँ पे आके तो सामने आना था। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, यहाँ पे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था वो सब डिस्कस करने से पहले हम बाकी बातें डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइम पीरियड पर वायसराय कौन था, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। वायसराय कौन था, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। तो ये भी तो अप्रैल 13 1919 ही है ना, तो वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। दोनों जगह पे सेम ही है। अब ये इंसिडेंट हुआ कहाँ पे, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग है कहाँ पर है, अमृतसर में, इतना भी आप सभी को पता होगा। उस टाइम पीरियड पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर। और जो आर्मी का जनरल था अमृतसर में वो कौन था, ये आप ये सब कुछ छोड़ दो। यहाँ पे देखो डायर यहाँ पर भी है, डायर यहाँ पर भी है। यहाँ पर माइकल याद रखना, यहाँ पे हैरी याद रखना, इन दो बातों को ध्यान में रखना। बस डायर दोनों जगह में यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है। देखो जो वायसराय था जलियांवाला बाग के टाइम पे वो कौन था, लॉर्ड कैम्सफोर्ड। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की पंजाब का वो कौन आ गया, माइकल ओ डायर। और जो जनरल है अमृतसर का वो कौन आ गया, वो भी डायर ही है, बट वो हैरी डायर आ गया। इस तरीके से याद रखना। अब यहाँ पे होता क्या है, कुछ लोग तो है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं कि हम भाई गांधी जी के भक्त हैं, हमने प्रोटेस्ट करना है इस चीज़ का कि इनको अरेस्ट क्यों कर रहा है, इन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इन्हें जेल से बाहर निकाल देना चाहिए। हम पीसफुल तरीके से वहाँ पे एक पार्क है जलियांवाला बाग, क्योंकि आपको ऑब्वियस ही बात है जब आपको प्रोटेस्ट करना है आप कहाँ पे प्रोटेस्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी चले जाओ, पर्टिकुलर जगह होगी ना, लोकेशन सेट करो वहाँ पे लेकिन प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे जलियांवाला बाग में जाते हैं, वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाते हैं। और बैसाखी का त्यौहार भी होता है, उस दिन बैसाखी का त्यौहार आता है। कुछ लोग वैसे ही वहाँ पे पार्क में घूमने के लिए गए होते हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए बैठ के हम धरना वगैरह करेंगे इस तरीके से। लेकिन उसी टाइम पीरियड पर क्या होता है, यहाँ पर जनरल जो हम बात की हैरी डायर की, वो वहाँ पर पहुँच जाता है गोरखा रेजिमेंट को लेकर। गोरखा रेजिमेंट के जवानों को लेकर जो जनरल जो हमने हैरी डायर की बात करी वो वहाँ पर पहुँच जाता है। और एक छोटा सा गेट जहाँ से लोग आते थे जाते थे उस गेट को बंद कर दिया जाता है और फायरिंग के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। और 10 मिनट तक कंटिन्यूसली वहाँ पे फायरिंग करी जाती है। किसके द्वारा, ये ऑर्डर देता है और फायरिंग की जाती है वहाँ पे
जनरल डायर के द्वारा गोरखा रेजिमेंट को लोगों को बोलता है कि तुम फायर स्टार्ट कर सकते हो, और 10 मिनट तक कंटिन्यू फायरिंग चलती है। इसमें कई सारे लोग, जो आपको पता है, कुएं में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और कुछ लोग तो वैसे ही मर गए, कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में यहाँ पे लोग जो है वो जख्मी होते हैं, कई सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, मतलब 1500-1600 के करीब लोग मारे जाते हैं, और इतनी क्वांटिटी में लोग जो है वो जख्मी यहाँ पर हो जाते हैं। अब ऐसा ही इंसिडेंट है। इसके बाद क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें, नाइटहुड का टाइटल दिया हुआ था उसको छोड़ देते हैं। गांधी जी की बात करें, केसरी हिंद का टाइटल था वो लौटा देते हैं। यानी कि सभी अपना गुस्सा वो व्यक्त कर रहे हैं कि हमें तुम ये सब कैसे कर सकते हो, एक ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हो, वहाँ पे जब पार्क में लोग बैठे हो तुम गेट बंद करके लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। सभी गुस्से में होते हैं और अपने अपने टाइटल जो लौटा रहे होते हैं दोबारा से। मैंने 2 नाम लिए और भी कई सारे नाम हैं। अब इसकी जाँच के लिए अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो है ना हमारे पास, ये जिसने गोलियों का, वो ये तो डायर का, जनरल डायर की बात करें, अब कमीशन बैठता है जांच के लिए, एक हंटर कमीशन बैठता है। इस कमीशन में 8 मेंबर होते हैं, 3 तकरीबन मेंबर यहाँ पे जो इंडिया के भी होते हैं। अब ये जो हंटर कमीशन बैठाया जाता है, इसकी जो रिपोर्ट आती है, जब इसकी रिपोर्ट में कहा जाता है कि जो ये जनरल है जिसकी हमने बात की, हैरी डायर की बात करी, ये तो बेकसूर है, इसने कुछ नहीं करा, ये तो जनरल, इसको कुछ ऑर्डर मिलते तो ये कुछ क्या कर सकता है, इसकी तो कोई गलती वगैरह नहीं है। तो मतलब इसको शरीफ मान कर तो इसको बुला देता वापस लंदन में, तुम लंदन में आ जाओ, तुम बिल्कुल सही, तुमने कोई गलती नहीं करी है, तुमने अपना काम कर लिया है, तुम्हें जो ऑर्डर मिलता तुमने वो करे। मतलब हंटर कमीशन क्या करता है, बिल्कुल सही ठहरा देता है। और इंडिया की तरफ से, ANC की तरफ से सेशन बनता है जहाँ पे इसको कहा जाता है कि ये जिम्मेवार है, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि भाई ये शरीफ बंदा है, इसने कुछ नहीं करा, जो किया सही किया, तो ये इसकी गलती वगैरह नहीं है, चलो इसको लंदन बुलाते हैं। जब बुलाया जाता है तो बड़ा अच्छे से स्वागत भी करा जाता है, किसका, हैरी डायर की हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से हाउस ऑफ लॉर्ड्स सारे जो हैं इसको बोलते हैं कि बेकसूर है, कोई इसकी गलती नहीं है। अब आप यहाँ पर देखो, मेरी बात सुनो एक, कि जैसे मान के चलो कि इंडिया में मान के चलो, या फिर जम्मू कश्मीर में मान के चलो कुछ इंसिडेंट वगैरह हो रहा है, ठीक है, या फिर दिल्ली की बात करो, कहीं की भी बात करो, कुछ इंसिडेंट वगैरह हो रहा है, यहाँ पे जो आर्मी है, पुलिस वगैरह, ठीक है, अब उनको पीछे से ऑर्डर मिलेंगे तभी वो काम कर पाएंगे। जब उनको पीछे से ऑर्डर आएगा तभी वो काम करेंगे, ऐसे तो ऑर्डर काम कर नहीं सकते, अपने एंड पे काम कर नहीं सकते। तो वैसे ही यहाँ पर भी था, जो जनरल था ये वाला हैरी डायर, ये तो खाली अमृतसर का जनरल था ना, लेकिन उस टाइम पे पूरे पंजाब का LG कौन था, पंजाब का माइकल ओडायर था ना। जो ये बोलेगा वही काम इसको ये करना पड़ेगा, और जो काम बोलेगा वही इनको करना पड़ेगा। अगर देखा जाए एक तरीके से तो जनरल ने तो गोरखा रेजिमेंट से गोली चलवाए थे ना, तो वो सारे कबार भी कसूरवार हुए। लेकिन मेन ऑर्डर किसका आया होगा पीछे, मेन ऑर्डर जो था वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, उसका आया होगा, माइकल ओडायर का ऑर्डर आया होगा। यहाँ पे सरदार उधम सिंह की बात करें, जो छोटे सा बच्चा था उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ था, वो उसके दिमाग में वो बात बसी हुई थी कि नहीं मुझे इसका बदला लेना है। तो सरदार उधम सिंह जो है, माइकल ओडायर की बात करें, जो कि LG था उस टाइम में पंजाब का, लंदन में जाते हैं 1914 में, और 1940 में लंदन में जाके इसको गोली मार देते हैं और ये वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि सरदार उधम सिंह के दिल में वो चीज़ थी कि उसे ख़त्म करना है, वो ख़त्म कर देता है लंदन में जाके 1914 में। तो ये सारे इंसिडेंट आपको समझ आ रहे होंगे। रॉलेट एक्ट क्या था वो आपको समझ आया होगा, जलियांवाला बाग मैसेकर था वो आपको समझ आया होगा। लास्ट में हम चलते हैं यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट की तरफ। अब हम खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर क्या रहने वाला देखो, और आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, हमारे चैनल को प्लेलिस्ट मिलेंगी, JKSSB मैथ, JKSSB रीजनिंग, उनसे क्या रहने वाला है, आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। वो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करा था, आपके सारे बेसिक्स वहाँ पे कवर होने वाले हैं, तो जाके वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। अब हम जब खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं, अब खिलाफत मूवमेंट क्या था, आपको पता है ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, अभी वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ था। अब वहाँ पे क्या था, ऑटोमन एम्पायर की बात करें, उनकी हार हो चुकी थी। अब ऑटोमन एम्पायर हार गए थे। जितने भी यहाँ पे एम्पायर, जैसे ऑटोमन एम्पायर की बात की, जर्मनी की बात की, जो भी हारते जा रहे थे, उनसे ट्रीटी साइन हो रही थी, जहाँ पे उनको कुछ कहा जाता है हमारी टेरिटरी दे दो, या इनके ऊपर कुछ प्रेशर डाला जा रहा था कि तुम्हें ये करना है वो करना है, इस तरह की ट्रीटीज वहाँ पे साइन करवाई जाती थी। उस टाइम पे कैलिफ की बात करो या खलीफा की बात करो, जो सुल्तान, जो तुर्की की बात करें, जो सुल्तान होता था ना, उन्हें खलीफा या फिर कैलिफ कहा जाता था। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि जो खलीफा एक रिलीजियस पोस्ट को माना जाता था, कि जो भी जितने भी रिलीजियस मोनूमेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, मुस्लिम्स जो भी मोनूमेंट्स है, रिलीजियस जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं, उनके प्रोटेक्शन कौन कर रहे हैं। यानी कि रिलीजियस लीडर कौन है, जो तुर्की के जो सुल्तान होंगे वो रिलीजियस लीडर होंगे। यानी कि खलीफा की बात करें, उन्हें खलीफा या फिर द कैलिफ कहा जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि पोजीशन भी खतरे में आ गई थी, क्योंकि ये तो हार चुके थे, टर्की तो हार चुका था, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का अंडर था, हार चुका था। कहा गया था ट्रीटी साइन करो, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टर्की के कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो हमें देने पड़ेंगे, और वहाँ पे कई सारे रिलीजियस मोनूमेंट्स भी थी।
रिलीजियस प्लेसेस भी थी वो सारी भी अंग्रेज़ों के हाथ में जानी थी। अब इनका काम था इसको प्रोटेक्ट करना। अब इस बात को लेके जो पूरे मुस्लिम्स हैं और इवन कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका विरोध हो रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी पोजीशन जो है वो जैसी है वैसी रहनी चाहिए। उनका काम उनको बचाना रिलीजियस प्लेसेस को, तो उनको हटा नहीं सकते अपनी जगह से, वो काम नहीं होना चाहिए। तो इस बात को देखते हुए एक रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में जो स्टार्ट होता है उसे खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। ये जो खिलाफत मूवमेंट है एक्चुअली में 1920 से लेके 1922 तक ये मूवमेंट चलती है। इतना आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, 1919 में क्या होता है, 1919 में क्या होता है, ऑल इंडिया खलीफा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बनाई जाती है। किसके द्वारा? अली ब्रदर्स के द्वारा। अली ब्रदर्स की हमने कौन सी बात की? मोहम्मद अली, शौकत अली, इनके द्वारा ऑल इंडिया खलीफा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बनाई जाती है। 1919 में नवंबर का मंथ होता है, शायद से 13 नवंबर ऐसे कुछ डेट होती है। मेन मोटो क्या होता है, कहा जाता है कि नहीं, जो हमारी रिलीजियस पोजीशन है खलीफा की उसको तुम नहीं हटा सकते, वो वैसी रहने वाली है। इस तरह की डिमांड वहाँ पे उठाई जाती हैं, इस तरह की मूवमेंट लेके वहाँ पे काम करना स्टार्ट होते हैं। अब होता क्या है, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ऐसे कहा जाता है। अब जो अंग्रेज़ थे वो आईएनसी के भी दुश्मन बने हुए थे, और जो अंग्रेज़ थे वो मुस्लिम्स के भी यहाँ पे दुश्मन बन चुके थे। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका था, दोबारा से हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिल सकती थी। और गांधी जी ने देखा कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गांधी जी ने फुल सपोर्ट करा था खिलाफत मूवमेंट को, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चाहता, आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे। यानी कि गांधी जी की फुल सपोर्ट रही यहाँ पे कि नहीं, हमें इनका साथ देना चाहिए, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। और वैसे भी गांधी जी का नेचर कैसा था कि सभी पीसफुल रहें, सभी मिलजुल के लड़ेंगे, तभी हम आज़ादी हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे गांधी जी फुल सपोर्ट करते हैं। हालांकि आईएनसी के कुछ मेंबर स्टार्टिंग में मानते नहीं, बट धीरे धीरे करके कुछ मेंबर्स यहाँ पे जो मानना स्टार्ट कर देते हैं, और आगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट ये है कि इनको फुल सपोर्ट जो है वो गांधी जी के द्वारा मिलती है, और एक बार फिर से ये यूनाइट होने का काम करते हैं। ये थे आज के इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक, जिसमें रॉलेट एक्ट पढ़ा, जलियांवाला बाग पढ़ा और खिलाफत मूवमेंट पढ़ा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।